मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका। मेरे पिछले वीडियो में आपने भारत के 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा। उसी श्रृंखला में आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान के प्रमुख जनपद और महाजनपद। तो वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय हुआ। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनायन, योद्धेय आदि साहसी और वीर जातियां राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात होता है। दोस्तों आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, नक्शे के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, और जो प्रमुख तथ्य हैं, इनकी राजधानी कौन सी है, इनका समय क्या है, सिक्के कैसे कैसे सिक्के मिले हैं और कहाँ कहाँ इनके शिलालेख मिले हैं, सब जानकारी हासिल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान के नक्शे में इनकी स्थिति जान लेते हैं और फिर चार्ट के माध्यम से इनका अध्ययन करेंगे और फिर एक बार नक्शा फिर से लेकर आएंगे जिससे आपको सब कुछ पक्का हो जाए। इस अध्याय में या इस वीडियो में हम जनपद के साथ साथ जो राजस्थान की 4 संबंधित महाजनपद हैं वो भी पढ़ेंगे। मत्स्य, सूरसेन, कुरु आप पढ़ चुके हैं। अवंती राजस्थान से संबंधित है, इसलिए एक बार उसको फिर से पढ़ाऊंगा। चलिए जनपद देखते हैं। सबसे पहले अर्जुनाइन देखते हैं, इसका क्षेत्र कौन सा है। तो अर्जुनाइन का आगरा जयपुर क्षेत्र है, आधुनिक आगरा जयपुर क्षेत्र। इसमें भरतपुर, अलवर व टोंक का कुछ भाग इसमें लगता है। भरतपुर, अलवर, टोंक का कुछ भाग इसमें लगता है, यह आप नक्शे में देख लीजिए। योद्धेय गणतंत्र है, उसमें श्री गंगानगर, योद्धेय इनको मत मयूरक भी कहते थे, तो ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और उत्तरी बीकानेर का क्षेत्र। ये उत्तरी बीकानेर आ गया, ये दक्षिणी, ये उत्तरी, ये पश्चिमी, ये पूर्वी। तो ये उत्तरी बीकानेर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। सीवी जनपद में चलते हैं दोस्तों। सीवी में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले इसमें आते हैं। ये देखिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिले। स्थिति देखते जाइए। मालव गणतंत्र, इसका क्षेत्र है जयपुर, अजमेर और टोंक। कई विद्वान इसको चित्तौड़गढ़ से भी जोड़ते हैं। 5वां जांगल देश। तो जांगल देश कौन सा एरिया आता है? बीकानेर, जोधपुर और नागौर। क्योंकि इनकी जांगल की राजधानी ये नागौर, पहले इसको अहिछत्रपुर नाम था, तो ये राजधानी थी, तो जाहिर है कि ये नागौर इसमें शामिल है। तो बीकानेर, जोधपुर और नागौर। अब राजन्य है, इसमें भरतपुर का कुछ भाग आता है, शाल्व, इसमें अलवर का कुछ भाग आता है, इसकी राजधानी मृत्तिकावती है। अब दोस्तों 7 जनपद पढ़ लिए अपन ने। इसके बाद हम राजस्थान से संबंधित 4 महाजनपद हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला मत्स्य। तो मत्स्य पूरी तरीके से राजस्थान में ही स्थित था और इसका एरिया बाहर नहीं है। तो ये जयपुर, दौसा और अलवर का उत्तरी भाग इसके अंतर्गत आता है और भरतपुर का कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आता है। जयपुर में विराटनगर इसकी राजधानी है। आगे चलते हैं। सूरसेन में भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर का पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आता है। अवंती, चौथा महाजनपद है अवंती, जो राजस्थान से संबंधित था। कई लोग इसको राजस्थान से संबंधित नहीं मानते, लेकिन महात्मा बुद्ध के समय अवंती का विस्तार हुआ था और ये राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित जिले हैं वो इसके अंतर्गत आ गए थे। तो इसमें आएंगे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी का ये एरिया और बारां। तो ये एरिया जो राजस्थान का सीमावर्ती है, जो मध्य प्रदेश से लगता है, ये अवंती में आएगा। चलिए दोस्तों विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। मित्रों सबसे पहले हम अर्जुनाइन गणतंत्र है, इसके बारे में जान लेते हैं। जनपद है ये, आधुनिक आगरा जयपुर क्षेत्र में स्थित है। भरतपुर, अलवर व टोंक का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता था। 200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक, यानी 600 वर्ष तक का इसका शासन हमें देखने को मिलता है। मुद्राओं पर लिखा है अर्जुनाया नाम जय, ये उत्कीर्ण मिलता है।
अपनी उत्पत्ति अर्जुन से मानते हैं कि हम अर्जुन के वंशज हैं। इसीलिए युधिष्ठिर के वंशज योद्धे हैं, उनसे अपना घनिष्ठ संबंध बताते हैं। जो युधिष्ठिर अर्जुन भाई थे, उसी प्रकार ये भी योद्धेयों से अपने आप को जोड़ते हैं और विजयों के लिए प्रसिद्ध हैं। बहुत युद्धवीर जाति मानी जाती थी, बहुत तगड़े लड़ाके थे। अब चलते हैं दोस्तों योद्धेय जनजाति के बारे में, योद्धेय गणतंत्र के बारे में, योद्धेय जनपद के बारे में। ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ और उत्तरी बीकानेर और नक्शे में आपको स्थिति बता दी है मैंने। ये अपने आप को मत्त मयूरक विशेषण भी धारण करते थे, ये आगे बात करेंगे। कुषाण शक्ति को इन्होंने रोका था, इतने शक्तिशाली थे ये रुद्र दमन का गिरनार अभिलेख ये कहता है कि इन्होंने कुषाण शक्ति को रोका था। ये योद्धेय था, ये गणतंत्रों का राज्य संघ था। मुद्राओं पर लिखा मिलेगा योद्धेय गणस्य जय। और इतने शक्तिशाली थे कि इनका कई जगह वर्णन मिलता है, अभिलेखों पर वर्णन मिलता है। कुषाण व शकों से भी युद्ध किया और बाद में इन्होंने कुषाण शक्ति के विनाश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुधजीवी, पाणिनि कहते हैं कि आयुधजीवी थे। आयुधजीवी का अर्थ है जो हथियारों के बल पर अपनी जीविका चलाते हैं, अर्थात युद्ध लड़ाइयाँ जितनी भी होती हैं उनमें हथियार उठाते देर नहीं लगती, बस इनके जीविकोपार्जन का एक ही साधन था, आयुध उठाना। वीर शब्दायत, ये विशेषण इनको रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। कुल देवता ये कार्तिकेय को मानते थे और भगवान गणेश के पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका वाहन है मयूर, उसकी वजह से ये मत्त मयूरक विशेषण भी लगाते थे। कुषाण व शकों से युद्ध हुआ किंतु ये हार गए, लेकिन बाद में कुषाणों के विनाश में तो बस इन्होंने जी जान लगा दी थी और 350 ईस्वी तक इनके अस्तित्व में होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन बाद में कोई इनका इतिहास नहीं मिलता है। वैसे ये गण काफी बड़ा था। योद्धेनाम जय से अंकित इनकी मुद्राएं पूर्व में सहारनपुर, पश्चिम में बहावलपुर, उत्तर पश्चिम में लुधियाना, दक्षिण पूर्व में दिल्ली से प्राप्त हुई। इनमें से एक की राजधानी हरियाणा के रोहतक में थी, दूसरे के शासन में उत्तर पांचाल का अन्न संपन्न प्रदेश था, तीसरे के शासन में संभवतः राजपूताना का उत्तरी क्षेत्र था, जो अपने नक्शे में देख लिया है। तो इसीलिए हमने राजस्थान वाला क्षेत्र इसमें पढ़ा है। चलिए आगे चलते हैं, शिवी गणतंत्र देखते हैं। शिवी जनपद की स्थिति अपन नक्शे में देख चुके हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय झेलम व चेनाब के निचले भाग में निवास करते थे। प्राचीन राजधानी इनकी शिवपुर थी, जो अभी पाकिस्तान में शेरकोट नाम से है। चित्तौड़ के पास माध्यमिका इनकी राजधानी थी, जो अभी नगरी कहलाती है। पहले इसका नाम तंबवती था, फिर माध्यमिका हुआ, फिर माध्यमिका, और वर्तमान नाम इसका नगरी है। बेडस नदी के किनारे है। तो योद्धेय और शिवी युद्ध कुशल जातियां थी। ये यूनानी इतिहासकार एरियन बोलता है, एरियन कहता है युद्ध कुशल जातियां थी। बड़ली शिलालेख मिला है, घोसुंडे शिलालेख मिला है, इसके बारे में थोड़ी बता देता हूं। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है और संस्कृत में है और भारत का दूसरा सबसे प्राचीन है। पहला पिपरवा का है 487 ईस्वी पूर्व का, और ये है 443 ईस्वी पूर्व का। ये वीर संवत 84, ये वीर संवत ये आगे चल करके विक्रम संवत में बदल जाता है। ये माफ कीजिए, ये वीर संवत विक्रम संवत में नहीं बदलता, कृत संवत मालव संवत में बदलता है और फिर विक्रम संवत में बदलता है। तो ये कृत संवत 84 है और 443 ईस्वी पूर्व की बात है। चलिए आगे चलते हैं। बड़ली शिलालेख की बात करते हैं तो ये भारत का दूसरा सबसे प्राचीन है, पहला पिपरवा है। इसमें लिखा है कि ये भागवत संप्रदाय से संबंधित थे और इसमें संकर्षण और वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की चारदीवारी बनाने और गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का इसमें उल्लेख अपने को मिलता है। और नगरी में अश्वमेध व वाजपेयी यज्ञ होने के शिलालेख भी मिले। अब जो घोसुंडी शिलालेख है इसकी बात कर लेते हैं। ये बावड़ी है घोसुंडी में, डॉक्टर भंडारकर ने इसको पढ़ा है।
तो मेवाड़ महाराणा रायमल जी की पत्नी और महाराणा सांगा की माता थी श्रृंगार देवी। इन्होंने नगरी के पत्थरों से घोसुंडी गांव में बावड़ी बनवाई। उसके सभी पत्थर नगरी क्षेत्र के पाए गए। इस बावड़ी में नगरी के बारे में लिखा शिलालेख भी दबाया हुआ, जो बहुत ही चर्चित है। ये कई खंडों में टूटा हुआ मिला है, जिसमें से एक बड़ा शिलाखंड है, वो उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। 1936 में प्रकाशित गौरीशंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक है। इसमें राजपुताने का इतिहास, इसमें माध्यमिका नगरी के बारे में विस्तार से चर्चा है। इसका जो पहला उत्खनन है वो 1904 में हुआ था। पाणिनि अष्टाध्यायी में भी सीवी जनपद का उल्लेख है। अब बात करते हैं मालव गणतंत्र की, मालव जनपद की। इसका अन्य नाम है खेड़ा सभ्यता। तो सिकंदर का प्रतिरोध करने वाले गणराज्यों में मालव और क्षुद्रक थे, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इसका क्षेत्र अजमेर, चित्तौड़गढ़ और टोंक है। इसका महाभारत व व्याकरण ग्रंथों में एक साथ उल्लेख मिलता है, यानी मालव और क्षुद्रक दोनों जातियों का एक साथ। क्योंकि पहले मालव और क्षुद्रक अलग अलग थे, बाद में मालवों ने क्षुद्रों को अपने में क्षुद्रकों को अपने में समाविष्ट कर लिया। इस तरीके से मालव और क्षुद्रक एक ही हो जाते हैं और बाद में वो मालव कहलाते हैं। ये 200 ईस्वी पूर्व राजस्थान में आए थे। 150 ईस्वी पूर्व के लगभग शकों से ये हार गए थे, लेकिन बाद में ये अपने पराक्रम से ये शीघ्र ही स्वतंत्र हो गए थे। इसके बाद में समुद्रगुप्त के अधीन हो गए थे। ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, लेख है, उसमें लिखा हुआ है। और नानसा अभिलेख मिलता है, जो सराड़ा तहसील में है, भीलवाड़ा जिले में है। तो नानसा अभिलेख में इनके बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। 225 ईस्वी में श्री सोम ने एक षष्ठी यज्ञ किया था। इन राजधानी नगर है, जो अब करकोट नगर के नाम से ख्यात है। कार्लाइल कहते हैं कि यहाँ के मूल निवासी थे वो करकोट नागा थे, उनके नाम पर यह करकोट नगर कहलाता है। बहुत सी तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक सिक्के नगरी और रेड से प्राप्त हुए हैं। तो इनमें रेड से सबसे ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं सिक्के, इनकी मुद्राएं, जिन पे मालवा नाम जय, मालव गणस्य जय अंकित है। इन्होंने कृत संवत को अपनाया, जिसे इन्होंने मालव संवत का नाम दिया, और फिर यही विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो 57 ईस्वी पूर्व को हम विक्रम संवत कहते हैं, यही मालव संवत है। अब गुप्त राजाओं ने जो पहले राजस्थान में जो जनपद व्यवस्था थी, इसमें जिस प्रकार से अपनी संसद में पक्ष में विपक्ष में, हाँ पक्ष ना पक्ष, ऐसे वोटिंग की जाती है, और कोई बहिर्गमन भी कर जाते हैं। तो यहाँ अनेक रंगों की शलाकाएं होती थी। तो हाँ पक्ष में और ना पक्ष में उन बहुरंगी शलाकाओं से वोटिंग की जाती थी। अच्छी व्यवस्था थी। तो गुप्त राजाओं ने जनपदीय व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, उन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। किंतु हूण शासक तोरमाण ने लूटमार और विध्वंस मचाया और राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था थी, इसको सदा के लिए समाप्त कर दिया। 400 ईस्वी के आसपास आगे बढ़ते हुए मध्य भारत में जा बसे, और जो अब मालवा क्षेत्र में है। इनके ही नाम पर इस क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। अब बात करते हैं जांगल देश की। इस क्षेत्र में बीकानेर, जोधपुर और नागौर, जो अहिछत्रपुर नाम था पहले इसका, तो महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। राजधानी अहिछत्रपुर, उत्तर में कुरु और मद्र थे। तो कुरु वाला इंद्रप्रस्थ वाला क्षेत्र है, तो इसको कुरु जांगल कहते थे इस एरिया को, और जो मद्र की तरफ था उसको मद्र जांगल कहते थे। तो बीकानेर के राज्य चिन्ह में जय जांगलधर बादशाह लिखा जाता था। आजादी तक भी बीकानेर के शासक जय जांगलधर बादशाह लिखते थे। तो ये जांगल देश के बारे में हमें इतना वर्णन मिलता है। अब राजन्य, इसमें इसके अंतर्गत भरतपुर का कुछ भाग आता था। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका वर्णन मिलता है। भारतवर्ष में अंधक वृष्टि संघ के अंतर्गत जो अभिषिक्त वंश क्षत्रिय थे, उन्हें ही राजन्य कहते थे। चलिए अब शाल्व देख लेते हैं। अलवर मत्स्य जनपद के आसपास का क्षेत्र है।
इसकी राजधानी मृत्तिकावती थी। देखिए दोस्तों, भरतपुर और अलवर का क्षेत्र बार बार लौट लौट के आता है, क्यों कि ये इसमें कई जनपद पड़ रहे हैं, कई महाजनपदों के अंतर्गत ये आ रहे हैं। कोई उत्तरी क्षेत्र है, कोई पूर्वी क्षेत्र है, इस तरीके से आते हैं। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पुनरावृत्ति हमने महाजनपद पिछले वीडियो में पढ़ लिए, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको याद करवा रहा हूं। मत्स्य जनपद, क्षेत्र जयपुर, दक्षिणी अलवर, दौसा, भरतपुर का कुछ भाग। ऋग्वेद में मत्स्य गणों को सुदास का शत्रु बताया गया है। सुदास कौन? वो 10 राज्य युद्ध के बारे में, जिसके बारे में बताया गया है, वो 10 राजाओं के साथ जिसका युद्ध हुआ था। प्राचीन राजधानी इसकी उपाप्लव्य। इसके बाद कौन सी राजधानी इनकी? विराटनगर, जो बैराट के नाम से है। पांडवों का अज्ञातवास यहीं हुआ था। 12 वर्ष का वनवास काटने के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास में यहीं पे बताया गया था, यहीं पे बिताया गया था। अगला महाजनपद है कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो आजकल दिल्ली है। राजस्थान का उत्तरी अलवर क्षेत्र है, वो इसके अंतर्गत पड़ता था। आप इसके बारे में खूब विस्तार से पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। सूरसेन, राजधानी मथुरा। राजस्थान का क्षेत्र पड़ता था भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर का पूर्वी भाग। एक बार नक्शा लेके फिर से लौटेंगे तो देखेंगे सारा। अब अवंती। अवंती को मैंने उसमें इतना विस्तार नहीं दिया था, क्योंकि तीनों महाजनपद के बारे में बता दिया था कि ये राजस्थान से इनका संबंध है, लेकिन अवंती का संबंध नहीं बताया था। तो मैं बता देता हूं कि अवंती की 2 राजधानी थी, उज्जैनी और महिष्मती। तो उत्तरी अवंती थी, उसमें प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ 12 का क्षेत्र पड़ता था। क्यों कि महात्मा बुद्ध के समय अवंती का विस्तार हुआ और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मालवा प्रदेश इसके अंतर्गत आ गया था। क्योंकि महाभारत युद्ध के बाद कुरु और यादव, जो सूरसेन के शासक थे, वो निर्बल हो गए थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी न किसी रूप में अवंती के प्रभाव में थे। तो मध्य प्रदेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो राजस्थान से लगा हुआ है, तो ये क्षेत्र है वो अवंती में पड़ता था, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। चलिए, नक्शा फिर से आ गया है। अर्जुनाइन देखते हैं। आगरा का क्षेत्र है, आगरा जयपुर का। भरतपुर, अलवर और जयपुर का कुछ क्षेत्र है। टोंक का कुछ भाग है। फिर चलते हैं योधेय, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर का उत्तरी भाग। सीवी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर। टोंक छूता ही था बस। मालव, अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक और भीलवाड़ा। जांगल, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। राजन्य, भरतपुर का कुछ भाग। श्याल, अलवर का कुछ भाग। मत्स्य महाजनपद, जयपुर, दौसा का कुछ भाग, अलवर का कुछ भाग और भरतपुर का कुछ भाग। दक्षिणी अलवर, कुरु में उत्तरी अलवर का क्षेत्र आएगा। कुरु में, ये उत्तरी अलवर का क्षेत्र कुरु में आ जाएगा। सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर का पूर्वी भाग। अवंती में आप दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आ जाइए आप। ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, ये 12 वाला क्षेत्र, ये आपके अवंती में पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मर्यादित भाषा में कमेंट करें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।